Hello, students. Welcome to the new session of बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम। तो आज हम यहाँ पर कुछ PYQs जो क्वेश्चंस हैं उसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, जो कि पिछले हमारे नीट के कुछ एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। ठीक है। सो इससे पहले जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है इन दोनों जो चैप्टर्स हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम, इनके कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहां पर पहले थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अगर हम समरी की बात करें तो इसमें जो है हम यहां पर आज स्टडी करेंगे फंजाई के बारे में, राइट। सो मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन दी स्ट्रक्चर्स एंड हैबिटेट, राइट। सो अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई में हमें बहुत सारा वेरिएशन इनके जो स्ट्रक्चर है, राइट, इनका जो हैबिट है, हैबिटेट है, उसमें हमें देखने को मिलता है। ये कहां पर ग्रो कर रहे हैं? कुछ जो है टोटली एक्वेटिक एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, कुछ जो है वो डेड डीकेइंग जो मैटर होता है उसके ऊपर ग्रो कर रहे होते हैं। जैसे आपने अगर फॉरेस्ट में कभी विजिट किया हो तो आपने देखा होगा कि लॉग्स ऑफ वुड्स पे बहुत सारे फंजाई ग्रो कर रहे होते हैं, राइट। इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फंजाई है प्लूरोटस, जो कि फॉरेस्ट में लॉग ऑफ वुड, बहुत सारे पेड़ ऐसे गिर जाते हैं, है ना, तो उसके ऊपर ये ग्रो कर रहे होते हैं। सो वो है प्लूरोटस। वैसे भी और भी बहुत सारे ऐसे फंजाई हैं जो कि आपको फॉरेस्ट फ्लोर पे बहुत इजीली ग्रो करते हुए दिख जाते हैं। कई बार तो हमें अपने घर में भी देखने को मिल जाते हैं, राइट। जो हमारे फूड स्टफ खराब हो रहे होते हैं, है ना, स्टेल हो रहा होता है, जो फूड जो है वो जो है डिग्रेड हो रहा है, उसके ऊपर भी ये फंजाई जो है वो ग्रो कर जाते हैं। फंजाई का जो एक्चुअल मूड ऑफ जो है न्यूट्रिशन है, यानी कि जो ये पोषण जो कैसे करते हैं वो है सैप्रोफिटिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। तो फंजाई ज्यादातर जो है वो सैप्रोफिटिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, यानी कि जो भी चीजें सड़ रही हैं, फर्मेंट हो रही हैं, वो किसकी वजह से हो रही हैं? फंजाई एंड बैक्टीरिया की वजह से। तो इसमें ज्यादातर जो रोल होता है वो फंजाई का होता है, क्योंकि ये जो है वो डेड डिकेइंग मैटर से जो है वो फूड को एब्जॉर्ब करती हैं, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक करके। अगर हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमें इनमें एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, यानी कि जब इनको एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना होता है तो ये एसेक्सुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, राइट। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो तभी फॉलो हो सकता है जब इनमें सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप हो जाए, यानी कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप हो जाए। तो सभी फंजाई में ऐसा नहीं होता है कि वो एक जो है वो सेक्सुअल जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डेवलप करे, राइट। इनमें क्या होता है कि गैमेट्स बनते हैं और गैमेट्स के फ्यूजन से जो होता है वो जाइगोट का निर्माण होता है, फिर वहां पर मियोसिस प्रोसेस होती है एंड अगेन फिर उसके बाद जो है वो हैप्लॉइड गैमेट जो हैप्लॉइड जो है वो प्लांट बॉडी वहां से रिलीज होती है, जो कि जर्मिनेट करके पूरी प्लांट बॉडी को बना सकती है। सो ये इनका एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड दोनों हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम इसकी बात करें डिफरेंट जो इनके डिविजन्स हैं, तो हमें यहां पर देखने को मिलता है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। ये इनके 4 क्लासेस हैं, यानी कि फंजाई को हम इन 4 क्लासेस में बहुत इजीली जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चारों क्लासेस के बिल्कुल डिफरेंट है। और अगर हम इसमें फाइकोमाइसिटीज की बात करें तो यहां पर फाइकोमाइसिटीज जो है ये जो है लोएस्ट क्लास है, सबसे छोटा क्लास जो हम कह सकते हैं कि जो है वो ट्रू फंजाई का फाइकोमाइसिटीज है। इसमें बोथ एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो यहां पर आपको कुछ फंजाई जो है वो एक्वेटिक मोड में भी देखने को मिलेंगे और कुछ जो है वो टेरेस्ट्रियल फॉर्म यानी कि लैंड फॉर्म्स में ही देखने को मिलते हैं, सॉइल पे भी आपको देखने को मिलेंगे।
दे कैन बी सैप्रोफाइट एज वेल एज पैरासाइट। कुछ जो होते हैं वो सैप्रोफिटिक होते हैं और कुछ जो होते हैं वो आपके पैरासिटिक फॉर्म में भी होते हैं, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर ये जो है एज अ पैरासाइट लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो है वो फूड को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। इसीलिए इनको बोला जाता है ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, ये पॉइंट बहुत उसमें मेंशन भी है। एनसीईआरटी को अगर आप बुक को फॉलो करिए तो आपको वहां पर ये पॉइंट जो है वो मेंशन किया हुआ फाइकोमाइसिटीज में दिखेगा। अगर हम इसके माइसीलियम की बात करें, राइट, जो इनका जो प्लांट बॉडी होता है वो इस तरीके से माइसीलियम का बना होता है, राइट। कोई सेप्टा नहीं प्रेजेंट होता। सेप्टा का मतलब होता है कि अगर इस तरीके से माइसीलियम है तो उसमें आपको इस तरीके से सेप्टा फॉर्म होते हुए दिखाई देंगे। तो ये एसेप्टेट होते हैं, यानी कि इनमें कोई भी सेप्टा फॉर्म नहीं होता है। और इसमें जो साइटोप्लाज्म में कैसा होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस ऐसे यहां पर इसमें प्रेजेंट होते हैं। और ऐसे जो मल्टी न्यूक्लिएट जो साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं, इन ऐसे हम जो माइसीलियम को सिनोसिटिक बोलते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में अगर पड़े हो तो उसको हम बोलते हैं ये सिनोसिटिक जो मूड है। सो हमें ये फाइकोमाइसिटीज में देखने को मिलता है। ये भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैंने अभी इसके पहले वाले स्लाइड में भी जिक्र किया था कि फंजाई में जो है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। तो अगर हम फाइकोमाइसिटीज के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये जूस्पोर्स से जो है वो करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जूस्पोर्स यानी कि ये मोटाइल होता है। अगर आप जूस्पोर्स को देखें तो इनके ऊपर यहां पर इसको आप फ्लैजिला जो है वो यहां पर देख सकते हैं। यहां पर आपको फ्लैजिला जो है वो दिखाई देगा, ठीक है। सो और इसके साथ ही जो ये जो है एक नॉन मोटाइल टाइप ऑफ स्पोर्ट्स भी ये बनाते हैं, ठीक है। दोनों तरह के स्पोर्ट्स होते हैं, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। जो मोटाइल स्पोर होता है वो कहलाता है जूस्पोर्स, और जो नॉन मोटाइल होता है वो कैसा कहलाता है, वो कहलाता है एप्लानोस्पोर्स, राइट। ये एप्लानोस्पोर्स कहलाते हैं। तो ये दो तरह के इनमें जो है वो हमें स्पोर्स देखने को मिलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास है फंजाई का है वो एस्कोमाइसिटीज है। ये जो क्लास है वो पिछले क्लास है, यानी कि फाइकोमाइसिटीज से थोड़ी एडवांस है। ये एडवांस है फाइकोमाइसिटीज से। दे आर सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस, है ना। सो ये सैप्रोफिटिक होते हैं, यानी कि डेड डिकेइंग मैटर पे आसानी से आप इनको देख सकते हैं। ये ग्रो कर रहे होते हैं और उस पर फूड ले रहे होते हैं उनसे। डिकम्पोजर्स, ये कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक कर रहे होते हैं। एंड पैरासिटिक मोड भी इनमें देखा जाता है, यानी कि ये एज अ पैरासाइट्स भी प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं। और जो इसमें एक है हमारा कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस यानी कि ऐसे फंजाई जो काउ डंग के ऊपर ग्रो कर रहे होते हैं, है ना। काउ डंग के ऊपर ग्रो करते हैं, तो आप उनको आसानी से जो है वो देख सकते हैं, है ना। काउ डंग के ऊपर ये जो है फंजाई ग्रो करते हैं। तो ये इसका जो है वो हैबिट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही आपको ध्यान रखना है कि कॉप्रोफिलस फंजाई किस पर्टिकुलर क्लास में हमें देखने को मिलता है, वो हमें देखने को मिलता है एस्कोमाइसिटीज में। सो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि कॉप्रोफिलस फंजाई इज फाउंड इन और प्रेजेंट इन विच क्लास, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। सो अगर आपको ये वाली पर्टिकुलर लाइन है ना याद रहेगी तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि इट इज एस्कोमाइसिटीज, यानी कि कॉप्रोफिलस फंजाई जो है वो एस्कोमाइसिटीज क्लास में हमें देखने को मिलता है। अब जो है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में।
ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में फंजाई में कई बार जो है वो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको ये पॉइंट्स बहुत ही ध्यान देना है। ए सेक्सुअल स्पोर्स जो है वो कोनिडिया के थ्रू होता है। जो स्पोर्स बनते हैं उस पर्टिकुलर स्पोर्स का नाम क्या है? कोनिडिया। और ये एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होता है। एक्सोजिनसली का मतलब होता है कि ये कवर्ड नहीं होता। जैसे कि अगर मैं आपको यहां पर एक फंजाई ड्रॉ कर दिखाता हूं कि अगर आपने पेनिसिलियम का स्ट्रक्चर आपको याद हो, तो पेनिसिलियम हमें देखने को कैसा दिखता है? ऐसा सा कुछ। और इस पे हमें इस तरीके से चेन ऑफ कोनिडिया ऐसे लगे रहते हैं, राइट? जो सबसे मैच्योर होगा वो कहां पर प्रेजेंट होगा? ऊपर। और जो न्यू वाला होगा वो नीचे। सो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है, जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके ऊपर बहुत सारे कोनिडियोस्पोर्स अटैच्ड होते हैं, उनको हम बोलते हैं कोनिडियोफोर्स। तो आप देखिए कि ये कोई भी कवरिंग नहीं है इनके ऊपर। इन जो स्पोर्स हैं यानी कि कोनिडिया, इनके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं है ना? ऐसी कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम इनको बोलते हैं एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स, जिनको हम कोनिडिया कहते हैं। ये एस्कोमाइसिटीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो हमारे जो कोनिडिया है ना, ये किस पर बनते हैं? कोनिडियोफोर्स। तो ये वाला जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसको हम बोलते हैं कोनिडियोफोर। फोर का मतलब ही होता है अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर क्या डेवलप कर रहा है? स्पोर्स, और उस स्पोर्स का नाम है कोनिडिया। सॉरी। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो है वो सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, और ये स्पोर्स क्या कहलाते हैं? एस्कोस्पोर्स। ओके, सो इसके साथ जो हम आगे देखते हैं कि इनका जो स्पोर्स होता है वो कहलाता है एस्कोस्पोर्स, राइट? अब अगर हम एस्कोस्पोर्स की बात करें तो जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, और इनका जो सैक लाइक इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं एस्कस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एस्कोमाइसिटीज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एस्कोस्पोर्स, और ये एंडोजिनसली प्रोड्यूस होता है, यानी कि ये कवर अप होता है, और इस कवर अप जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं एस्काई, और सिंगुलर जब इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ये एस्कस होता है। जनरली इसमें 4 या 8 एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना? क्योंकि मियोसिस प्रोसेस होती है, जाइगोट फॉर्म करने के बाद मियोसिस प्रोसेस होती है, तो उसमें मियोसिस के दौरान जो है वो 4 बनते हैं, लेकिन कई बार ये 4 जो है एक माइटोसिस के द्वारा फिर से एक और डिवीजन करता है, और 8 जो है वो एस्कोस्पोर्स बनाता है। तो समटाइम आपको देखने को मिलेगा कि एस्कस के अंदर जो है वो 4 स्पोर्स हैं, कई बार आपको 8 भी मिलेंगे। बेसिडियोमाइसिटीज। नेक्स्ट जो क्लास है फंजाई की वो है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज में हम देखते हैं कि इनको कॉमनली जो है वो क्या हम कहते हैं? मशरूम्स, है ना? कई बार आपने मशरूम्स एडिबल फंजाई है, इस तरीके से स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। पफ बॉल्स भी इस तरीके से बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फॉरेस्ट फ्लोर पे आपको आसानी से ये देखने को मिल जाते हैं। सो ये जो है ना, एक ये कह सकते हैं कि कॉमन जो है वो फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज फंजाई का है। मशरूम के फॉर्म में मिलेगा, ब्रैकेट फंजाई के फॉर्म में मिलेगा, या फिर पफ बॉल्स। ये ग्रो करते हैं सॉइल में, लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज अ पैरासाइट। सो ये ग्रो करते हैं सॉइल पे, यानी आपको सॉइल पे आसानी से, क्योंकि फंजाई कहां पर ग्रो करता है? फंजाई को ग्रो करने के लिए आप सिंपल अगर जो है वीट और राइस का जो स्ट्रॉ जो लेफ्ट ओवर होता है उसके ऊपर अगर प्रॉपर कंडीशन में वाटर है
एयर, वार्मथ, ये सारी चीज अवेलेबल है। और जो है मशरूम्स के आप कुछ स्पोर्स जो हैं वो वहां पे डाल दीजिए। देखिए आपको कुछ दिनों में वहां पर मशरूम्स ग्रो करते हुए बहुत आसानी से दिख जाएंगे, है ना। सो ये ग्रो करते हैं सॉइल के ऊपर। लॉग्स ऑफ वुड जब उसके ऊपर काफी वेट हो, क्योंकि उसमें फूड मटेरियल तो बहुत सारा है, लेकिन फूड मटेरियल तभी अवेलेबल होगा जब वो थोड़ा सा वेट होगा। तो बारिश के बाद जो है हमें लॉग्स ऑफ वुड पे बहुत सारे जो है वो मशरूम्स ऐसे देखने को मिल जाते हैं। ट्री स्टम्प्स पे भी हमें कई बार देखने को मिलते हैं, और जो है ये लिविंग प्लांट बॉडीज में भी देखने को मिलते हैं। रस्ट एंड स्मट, पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटसी, ये एक रस्ट फंजाई है जो कि वीट को बहुत नुकसान पहुंचाता है। ये वीट की जो बालियां होती हैं इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहां पर मैं जस्ट सिंपल एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। तो कई बार क्या होता है, पक्सीनिया जब इन वीट के ऊपर ग्रो करता है एज अ पैरासाइट, तो ये इसके अंदर जो वीट है वो उसको पूरा ईट कर लेता है, पूरा इसको जो है वो एज अ फूड एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसके अंदर अपने स्पोर्स छोड़ देता है। और वो स्पोर्स कैसे होते हैं, ब्लैक कलर के, है ना। तो रस्ट ब्लैक ब्राउन जैसे होते हैं, रेड ब्राउन। तो आपको ये बिल्कुल रस्ट जैसा कलर दिखाई देता है, इसीलिए इसको रस्ट फंजाई भी कहते हैं, है ना। और इसी तरीके से जो है वो स्मट, कई बार ब्लैक कलर के जो स्पोर्स होते हैं वो भी कुछ सीरियल्स में हमें देखने को मिलते हैं, तो उन फंजाई को हम बोलते हैं स्मट फंजाई। ओके, सो ये बहुत ही दो इंपॉर्टेंट डिजीज यानी कि जो है फंजाई हैं जो कि एज अ पैरासाइट जो है हमें देखने को मिलते हैं, और ये बेसिडियोमाइसिटीज में हमें ज्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद जो है वो एसेक्सुअल स्पोर जो है वो जनरली नॉट फाउंड। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसेक्सुअल स्पोर्स इनमें कोई नहीं पाया जाता, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से बहुत ही कॉमन है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सिंपल जो है इसके फ्रैगमेंट्स यानी कि हाइफी के जो फ्रैगमेंट्स ब्रेक कर जाते हैं, और ईच हाइफी जो है एक नया इंडिविजुअल की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। सो ये जो है ये बहुत ही कॉमन है फ्रेगमेंटेशन का जो तरीका है वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने का, लेकिन जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो इनमें नहीं पाए जाते। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड ऑन बेसिडियम। जैसे कि हमारे एस्कोमाइसिटीज में जो एस्कोस्पोर्स बने थे, उसी तरीके से बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। और यहां पर भी जो बेसिडियम होता है वो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर बेसिडियोस्पोर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सो ये भी कैसा है, ये जो है वो एक्सोजेनसली है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारा क्लास जो है वो ड्यूटरोमाइसिटीज है, कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आया है, इम्परफेक्ट फंजाई। ये समझना बहुत जरूरी है कि इसको हम इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहते हैं। ड्यूट्रोमाइसिटीज में वो हम सारे फंजाई को प्लेस किया गया है इस पर्टिकुलर क्लास में जिनकी अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली स्टेज नहीं डिस्कवर की गई है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अभी तक रिपोर्टेड नहीं है इनमें, यानी कि ड्यूट्रोमाइसिटीज में रिप्रोडक्शन जो है वो सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर्स यानी कि कोनिडिया से होता हुआ देखा गया है, यानी कि कोनिडिया इनमें प्रेजेंट होता है और उसमें जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। माइसीलियम जो होता है वो सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है। अगर आपको याद हो फाइकोमाइसिटीज के केस में हमें कैसा देखने को मिला था, सिनोसिटिक माइसीलियम, लेकिन यहां पर जो है वो सेप्टा भी प्रेजेंट है और ब्रांचिंग भी प्रेजेंट है। ऐसे आप इसमें ब्रांच भी देख सकते हैं, है ना। सो ये भी इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इस पर्टिकुलर क्लास का। Some members are saprophytes or parasite, while a large number of them are decomposers of litter and help in the mineral cycling. So some members are saprophytes. कुछ members जो होते हैं वो saprophytes हैं, यानी कि dead and decaying matter से अपने food को ले रहे हैं। कुछ जो होते हैं वो
पैरासाइट्स के फॉर्म में दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ग्रो करते हैं और उनसे अपना फूड को ले रहे होते हैं। ठीक है, जिसमें कि आपके जो है वो इंपॉर्टेंट जो है वो अल्टरनेरिया है, कॉलिटोटिकम है। अल्टरनेरिया भी डिजीज कॉज करता है और कॉलिटोटिकम भी डिजीज कॉज करता है। कॉलिटोटिकम जो है आपने कई बार देखा होगा, लेकिन आपको पता ही नहीं होगा कि ये कोई डिजीज है ना। अगर कई बार आपने देखा हो कि शुगर केन को जब हम च्यू करते हैं ऐसे ना, शुगर केन कैसा होता है, ऐसा। और कई बार जो हमें शुगर केन का जूस भी निकलवा कर हम इसको ले रहे होते हैं, अच्छा लगता है वो ड्रिंक पीने में। बहरहाल अगर जब आप इसको निकालिए, जब वो गन्ने वाला जो है ना जूस निकाल रहा होता है क्रश करके, तो आप देखिए कि इसमें इसका जो लेफ्ट ओवर होता है उसमें कई बार रेड रेड सा ऐसा देखने को मिल जाता है। ये जो रेड रेड है एक्चुअली क्या है, ये रेड रॉट ऑफ शुगर केन है। ये शुगर केन में फंजाई से होने वाली बीमारी है, जिसको हम रेड रॉट ऑफ शुगर केन कहते हैं। सो वो किससे होता है, कॉलिटोट्रिकम फल्केटम। आपके एनसीईआरटी में ये मेंशन भी है। अल्टरनेरिया, कॉलिटोट्रिकम एंड ट्राइकोडर्मा, ये तीनों जो है वो डिट्रोमाइसिटीज को बिलोंग करते हैं, राइट। सो ये सैप्रोफिटिक मूड भी शो करते हैं, पैरासिटिक मूड भी शो करते हैं और एज अ डिकम्पोजर्स भी करते हैं। कहां पर, लिटर। लिटर किसको कहते हैं, जो भी जैसे लीव्स है, सपोज लीव्स प्लांट्स पे लगे हुए हैं, जैसे ही लीव्स अपने प्लांट को या ट्री से नीचे की तरफ गिरता है वो कहलाता है लिटर, है ना। सो लिटर जब आप देखते हो कि फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर बहुत सारी लीव्स जो होती हैं वो गिरी रहती हैं और वो डिकम्पोज हो रही होती हैं। ओके, सो ये डिकम्पोज्ड मैटर से जो ही ये जो ड्यूट्रोमाइसिटीज के जो फंजाई हैं ये फूड को ले रहे होते हैं। तो ये इनके बहुत सारे फॉर्म हैं और ये हेल्प करते हैं मिनरल साइकिलिंग में, है ना। सो ये सारे इनके फीचर्स हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज के। इसके बाद जो है द प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारा प्लांट किंगडम है, प्लांटी जो है वो सारे यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स से जो है वो जो उनमें पाए जाते हैं, यानी कि क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इस पर्टिकुलर प्लांट किंगडम में रखे जाते हैं। अब इन प्लांट किंगडम में हमारे कौन कौन से ग्रुप ऑफ प्लांट्स आते हैं, इसमें सबसे पहला आता है एल्गी, राइट, थैलस लाइक स्ट्रक्चर। ब्रायोफाइटा, ये भी रूट ट्रू रूट लीफ सिस्टम में डिवाइडेड नहीं होता है ना, ये भी थैलस जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। टेरिडोफाइट्स में भी आपने देखा होगा कि कैसे स्ट्रक्चर होते हैं। टेरिडोफाइट्स में भी जो है वो आपको ट्रू रूट लीफ और स्टेम जैसे स्ट्रक्चर्स नहीं दिखाई देते। इसके बाद आता है हमारा जिम्नोस्पर्म, जिसमें कि ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। और इसके बाद लास्ट में हमारा एंजियोस्पर्म आता है। सो ये सारे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये सभी जो है हमारे प्लांट किंगडम में रखे गए। एंजियोस्पर्म इसमें सबसे एडवांस है, राइट। एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स के भी नाम से जाना जाता है, यानी कि इनमें फ्लावर जो है निकलते हैं और उनका बहुत ही यूनिक फीचर है, वो हम अभी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम यहां पर जस्ट देखते हैं कि एल्गी, ठीक है, हमारा ये जो सेशन है ये बेस्ड है एल्गी के भी ऊपर, फंजाई एंड एल्गी। तो हम ज्यादा जो है वो इनके ऊपर ही फोकस करेंगे। The life cycle of plant exhibit alternation of generations, गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा कि जो प्लांट बॉडी होती है वो दो फॉर्म में आपको मिलती है उनके पूरे लाइफ साइकिल में, गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक। स्पोरोफिटिक जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, वो मेन प्लांट बॉडी दर्शाता है किसमें, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में। जबकि एल्गी के केस में, फंजाई के केस में, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेज को रिप्रेजेंट करता है, जाइगोट। सो यहां पर प्लांट बॉडी है, ओके, ये प्लांट बॉडी है, ये हैप्लॉइड है।
और हैप्लॉइड है तो ये स्पोर्स बनाएगी। स्पोर्स भी कैसे होंगे? हैप्लॉइड, कुछ प्लस कुछ माइनस। प्लस वाले जो है होते हैं वो माइनस वाले से थोड़े स्ट्रेन के फॉर्म में डिफरेंट होते हैं। जब ये दोनों फ्यूज करते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। और जाइगोट मियोसिस डिवीजन करता है एंड देन फिर से वो स्पोर्स बनाता है और स्पोर्स रिलीज करते हैं प्लांट बॉडी। मतलब स्पोर्स जो होते हैं वो प्लांट बॉडी में फिर बदल जाते हैं, जैसा प्लांट होता है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाते हैं। सो आप देख सकते हैं कि यहां पर सिर्फ जाइगोट जो है वो एज अ सैप्रोफिटिक जेनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अदरवाइज जो प्लांट की जितनी भी बॉडी है वो गैमेटोफिटिक जेनरेशन को दर्शाती है। The heterotrophic eukaryotic multicellular organism lacking cell wall are included in the kingdom Animalia. Animalia में जो है वो हमारा हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन ये यूकैरियोटिक होते हैं और ज्यादातर ये मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक है, पहले अमीबा को जो है यानी कि प्रोटोजोआ को हम एनिमल किंगडम में रखते थे, बट अभी वो व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है हमने उसको प्रोटिस्टा में रख दिया है। तो सबसे पहला फाइलम जो आता है हमारे एनिमल किंगडम में वो पोरीफेरा होता है और वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। The mode of nutrition of these organisms is holozoic. Holozoic mode of nutrition animals में देखने को मिलता है कि फूड जो होता है वो एनिमल की बॉडी में जाता है अंदर और फिर वो उसको डाइजेस्ट करता है। अगर मैं फंजाई की बात करूं तो फंजाई में कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? फंजाई जो है वो डेड डिकेइंग मैटर पे बहुत सारे केमिकल्स एंजाइम्स को रिलीज करता है, बाहर ही फूड को डाइजेस्ट करता है, सिंप्लीफाई करता है एंड देन उसको जो है वो एब्जॉर्ब करता है, राइट? दे रिप्रोड्यूस मोस्टली बाय द सेक्सुअल मूड। सो ज्यादातर ये सेक्सुअल मूड ऑफ रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। कुछ जो होते हैं वो ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे वायरसेस एंड वायरॉइड्स एज वेल एज द लाइकेंस। तो हमने अभी एल्गी और फंजाई को यहां पर डिस्कस किया है। सो आपको ना एक अलग तरह के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है, लाइकेंस। ये जो है ना एसोसिएशन है, एसोसिएशन है और एसोसिएशन हमें एनवायरमेंट में देखने को मिलता है। सिर्फ लाइकेंस ही नहीं, माइकोराइजा ये भी हमें देखने को मिलता है। तो लाइकेंस में क्या होता है कि एल्गल पार्टनर होते हैं और फंगल पार्टनर होते हैं। एल्गल पार्टनर क्या करता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है और फंगल पार्टनर क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, रॉ मटेरियल। सो वो जो है वो एल्गी को देता है और एल्गी से बदले में थोड़ा सा फूड मटेरियल ले लेता है। सो इस तरीके से ये दोनों एसोसिएट होकर रहते हैं और एक अलग तरह की प्लांट बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं जिनको हम बोलते हैं लाइकेंस। इसी तरीके से माइकोराइजा भी जो होते हैं वो जो रूट्स जो होते हैं, हायर प्लांट्स की जो रूट्स होते हैं उससे एसोसिएशन करते हैं, फंजाई है ना। और ये रूट्स जो होती हैं कई बहुत दूर तक, इवन द किलोमीटर्स दे कैन गो, और वो जो है इससे एसोसिएट होती है ये फंजाई। कुछ जो हायर रूट्स होती हैं, हायर प्लांट्स जो होते हैं वो कुछ मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जैसे कि फास्फोरस। तो ये फंजाई जो है उस पर्टिकुलर मिनरल को इसको हायर प्लांट्स के रूट्स को प्रोवाइड करते हैं। ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। सो माइकोराइजा जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है। ब्लू ग्रीन एल्गी इज प्लेस्ड अंडर विच ग्रुप? सुकमन जी ने यहां पर एक क्वेश्चन पूछा है। प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा, फंजाई, ऑल ऑफ दीज। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ना ही प्रोटिस्टा है, ना ही फंजाई है और ना ही ये जो है ये प्रोकैरियोट्स, राइट, ये प्रोकैरियोट्स में आएगा, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये आपका मोनेरा है ना, मोनेरा किंगडम में आता है और ये प्रोकैरियोट्स में आपका जाएगा। ओके ओके
प्लांट किंगडम इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। सो प्लांट किंगडम जो है हमारे क्या क्या इंक्लूडेड है? एल्गी है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। Algae are chlorophyll bearing simple thyroid autotrophic are largely aquatic organism। जो algae है हमारा वो chlorophyll bearing simple thyroid structure है। इसको thyroid क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये थैलस जैसा स्ट्रक्चर, एक रिबन जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें कि कोई ट्रू रूट्स और स्टेम लीव्स नहीं प्रेजेंट होते। नीचे कुछ ऐसे जो है वो रूट्स लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इनमें प्रेजेंट नहीं होता। सो इसे हम बोलते हैं थायलॉइड। लेकिन ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट है ना, और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कर सकते हैं। ज्यादातर ये एक्वेटिक होते हैं। लेकिन कुछ पैरासिटिक एल्गी भी हैं। सिफेल्यूरोज ये एक ऐसा एल्गी है जो कि रस्ट ऑफ टी कॉज करता है। जो हमारी चाय है, टी की लीव्स हैं, राइट, वो जो है वो रस्ट ऑफ टी कॉज करती है। इस एल्गी का नाम है सिफेल्यूरोज। तो ज्यादातर ये एक्वेटिक है, बट एक आध जो है वो एज अ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इनका देखा गया है। एज अ पैरासाइट के फॉर्म में भी लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हुए इनको देखा गया है। Depending on the type of pigment possesses and the type of stored food, algae are classified into 3 classes, namely chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae। ये जो है वो इनके जो किन किन चीजों पे ये है, पिगमेंट के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है, स्टोर्ड फूड मटेरियल के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है ना। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिसके बेसिस पे इनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। सो अगर मैं क्लोरोफाइसी की बात करूं तो क्लोरोफाइसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, है ना, ग्रीन एल्गी बोलते हैं। और ये ग्रीन एल्गी में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल ए एंड बी, राइट। इसमें जो क्लोरोफिल होता है वो ए एंड बी टाइप का है। जो फूड मटेरियल स्टोर है वो क्या है? स्टार्च, सिंपल स्टार्च, राइट, सिंपल स्टार्च। और जो सेल वॉल है वो इसमें क्या मटेरियल प्रेजेंट है? सेल्यूलोज। इनमें जो फ्लैजिला होता है वो 2 to 8 और एपिकल फ्लैजिला होता है ना। इस तरीके से फ्लैजिला जो होता है वो ऐसे एपिकल होता है, एपिक्स पे प्रेजेंट होगा। ये ग्रीन एल्गी के कुछ फीचर्स हैं। ये फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और जो है वो मरीन वाटर, तीनों में, सॉल्ट वाटर यानी कि सभी में पाए जाते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास है वो है फियोफाइसी, है ना। फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी। इसमें जो टाइप ऑफ क्लोरोफिल है वो है क्लोरोफिल ए एंड सी। और इसके साथ ही साथ इसमें एक और पिगमेंट होता है जो कि इसी पर्टिकुलर हमारे क्लास में पाया जाता है फियोफाइसी में, वो है फ्यूकोजेंथिन, राइट। इसके साथ जो है जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है वो क्या है? मैनिटॉल एंड लेमिनेरिन। ये इनका स्टोर्ड फूड मटेरियल है। सेल्यूलोज इसमें होता है और सेल्यूलोज के साथ साथ एल्जिन भी प्रेजेंट होता है। एल्जिन एक हाइड्रोकोलॉइड्स है ना, जो कि हमें फियोफाइसी से प्राप्त होता है। 2 अनइक्वल लेटरल फ्लैजिला, है ना, 2 फ्लैजिला होते हैं, अनइक्वल होते हैं और लेटरल में होते हैं। तो ये ऐसे फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, एक बड़ा और एक छोटा, है ना। लेटरल में भी प्रेजेंट है, एक बड़ा और एक छोटा। सो 2 अनइक्वल फ्लैजिला। थर्ड जो हमारा जो एल्गी का क्लास है वो है रोडोफाइसी, है ना, रेड एल्गी जिसको हम बोलते हैं। एपिकल का मतलब है, सुखमन ने पूछा है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ एपिकल। तो जो किसी भी जैसे प्लांट बॉडी के ना 2 एपेक्स होते हैं, एक जैसे रूट एपेक्स और एक होता है हमारा
शूट एपेक्स, है ना, ये ऊपर वाला शूट एपेक्स और नीचे वाला रूट एपेक्स। इसी तरीके से अगर आप इसके किसी प्लांट के जो है ना स्पोर को देखिए, तो स्पोर ये मोटाइल होते हैं, इनमें ऐसे फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। सो ये बेसल रीजन है, यानी कि नीचे का रीजन है, और ये एपिकल रीजन है, यानी कि ये ऊपर का रीजन है। सो ये वाले रीजन को हम बोलते हैं एपिकल रीजन, और इससे दो फ्लैजेला ये इस तरीके से अटैच्ड है, राइट। रोडोफाइसी फिर इसके बाद है हमारा, रोडोफाइसी को हम कॉमनली रेड एल्गी भी कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए एंड डी है। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस तरीके के क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ग्रीन एल्गी में ए एंड बी है, फियोफाइसी में ए एंड सी है, रोडोफाइसी में ए एंड डी है। अभी तक एक क्वेश्चन नहीं पूछा है, मुझे लगता है कि कई बार इस पे भी क्वेश्चन हो सकता है आ जाए। कौन सा ऐसा क्लोरोफिल है जो कि तीनों में प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो है वो ग्रीन में भी प्रेजेंट है, फियोफाइसी में भी है और रोडोफाइसी में भी है। सो ये बहुत जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसके साथ जो है यहां पर फ्लोरिडियन स्टार्च जो होता है वो इनका, यस, एपिकल इज द पोजीशन एट द एपेक्स, इसीलिए इसको एपेक्स बोला जाता है। एपिकल इन ओरिजिन होता है ये जो फ्लैजेला है, ठीक है, ओके। इसके साथ जो फूड मटेरियल है, जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है, इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च है। इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। सेल्यूलोज के साथ साथ इसमें एक और सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, पैक्टिन, और कुछ जो है पॉलीसैकेराइड्स, ये भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। सबसे खास बात यहां पर, रोडोफाइसी में कोई भी जो है वो मोटाइल जो है फ्लैजिलेटेड जो स्पोर्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, सो इट इज एब्सेंट। ये पूरा टेबल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इससे ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है ना। सो ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो यहां पर इसको हाईलाइट कर दिया है। अच्छा, ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, यानी कि जो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, ये तीनों जो है वो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, ब्रैकिश वाटर में भी पाए जाते हैं, और जो है वो सी वाटर में भी पाए जाते हैं। सो ब्रैकिश वाटर क्या होता है? फ्रेश वाटर जो है वो जिसमें कि बिल्कुल भी नमक जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, राइट। और जो है हमारा जो ब्रैकिश वाटर है उसमें थोड़ा सॉल्ट होता है, लेकिन इतना नहीं होता जितना कि हमारे सी वाटर में प्रेजेंट होता है, राइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो गैमेट्स के फ्यूजन से होता है, यानी कि जब गैमेट्स फ्यूज करते हैं तब जो है वो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। These gametes can be flagellated and similar in size, है ना। दोनों गैमेट्स जो है बिल्कुल सिमिलर साइज में हैं, कोई फिजियोलॉजिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली, बाहर से देखने से भी और इनकी जो फिजियोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग भी ये दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, है ना। सो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं आइसोगैमस। तो यूलोथ्रिक्स के केस में जो है वो सिमिलर इन साइज होते हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं स्पाइरोगायरा के केस में, है ना। दोनों गैमेट्स जो है वो नॉन मोटाइल हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड हैं, है ना, और लेकिन ये आपस में फ्यूज कर रहे हैं। मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों बिल्कुल सेम है। आप बाहर से देख के नहीं कह सकते कि कौन सा जो है वो मेल वाला है, कौन सा फीमेल है। इनमें मेल और फीमेल डिस्टिंक्शन नहीं होता, स्ट्रेन होते हैं, प्लस एंड माइनस स्ट्रेन, जो कि मेल और फीमेल की तरह ही बिहेव कर रहे होते हैं। तो इनमें से कोई एक पॉजिटिव होगा और कोई एक नेगेटिव होगा, ठीक है। दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, साइज, शेप, है ना, फिजियोलॉजी। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम आइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज। अब यहां पे गैमेट्स एक थोड़ा बड़ा है और एक गैमेट जो है वो थोड़ा छोटा है ना। डिसिमिलर इन साइज एज इन द स्पीशीज ऑफ
यूडोराइना। सो यूडोराइना के केस में हमें इस तरह का जो है वो रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, फ्यूजन देखने को मिलता है। और ऐसा फ्यूजन जो कहलाता है वो क्या है? एन आइसोगैमस। आइसो नहीं है, एन आइसोगैमस है। ये नेम भी देखिए इसीलिए इसको दिया गया है एन आइसोगैमस। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक, हमारा एक जो है वो स्टैटिक है, नॉन मोटाइल है ना, और एक जो है जो कि फीमेल गैमेट की तरह बिहेव कर रहा है, और दूसरा जो है वो एक मोटाइल गैमेट है जो कि एक मेल गैमेट की तरह बिहेव कर रहा है। इनमें जब फ्यूजन हो जाता है तो हम इसको बोलते हैं ऊगैमस टाइप, है ना। इस तरह का जो फ्यूजन होता है वो कहलाता है ऊगैमस टाइप, ठीक है। और ये हमें वॉल्वॉक्स और फ्यूकस के केस में देखने को मिलता है, ठीक है। दे आर paramount importance as a primary producers of energy rich compounds which form the basis of food cycle of all aquatic animals। तो एल्गी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाटर में पाए जाते हैं और ये वाटर में जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उनके लिए एक सोर्स ऑफ फूड मटेरियल है, राइट। और इसके साथ साथ ये ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व हो जाती है और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए भी अवेलेबल होती है। सो इसलिए ये इनका जो है वो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में आते हैं, है ना, अपने से फूड बना ले रहे हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, राइट। इसके साथ ये मेनी स्पीशीज ऑफ पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगोसम आर अमंग द 70 स्पीशीज ऑफ मरीन एल्गी यूज्ड एज फूड। हम जो है बहुत सारे एल्गी को एज अ फूड यूज करते हैं जिनमें की नेम है पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगोसम। ये जो है फूड के फॉर्म में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। Certain marine brown algae and the red algae produces large amount of हाइड्रोकोलॉइड्स। हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होते हैं? ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि ज्यादा अमाउंट में ना वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है ना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनमें बहुत ज्यादा होती है। सो ये हाइड्रोकोलॉइड्स कहलाते हैं। और इनमें जो है एल्जीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें ब्राउन एल्गी से मिलता है, और कैराजीन जो होता है वो हमें रेड एल्गी से मिलता है, लेकिन दोनों ही हाइड्रोकोलॉइड्स हैं। इनका कमर्शियली बहुत ये इंपॉर्टेंट है, इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इनको जैम, जेलीज है या फिर और भी जो है मेडिसिन हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, उन सब में जो है इनका यूज किया जाता है इन हाइड्रोकोलॉइड्स का। सो आपको यहां पर ये नेम याद रखना है, एल्जीन ये ब्राउन एल्गी से हमें मिलता है और कैराजीन जो है वो रेड एल्गी से मिलता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस आए भी हुए हैं। Agar. Agar is one of the commercial product obtained from the Gelidium and Gracilaria। ये दोनों नेम ऑफ एल्गी है जिससे कि आपको ये प्रोडक्ट मिलता है जिसका नेम है अगार। अगार जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप बैक्टीरिया या फंजाई को लैबोरेटरी में ग्रो करते हो ना, तो आप एक पेट्री डिश लेते हो और इसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट मीडियम डाल देते हो। अब ये न्यूट्रिएंट मीडियम लिक्विड फॉर्म में है, आप इसमें एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया जो भी ग्रो करना चाहोगे तो ये कहां चले जाएंगे? नीचे लिक्विड में, और ये ग्रो नहीं कर पाएंगे, है ना। सो हम क्या करें? हम क्या करते हैं कि अगार को ये इस तरीके से जो है वो फाइबर जैसा स्ट्रक्चर होता है इनका, जो जब ये मार्केट में मिलते हैं तो इनको हम टेस्ट ट्यूब में लेकर बॉयल कर लेते हैं, इसको डालकर बॉयल कर लेते हैं और इस सब्सटेंस को हम इसमें डाल देते हैं न्यूट्रिएंट मीडिया के साथ और इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, कूल करने देते हैं। जब ये ठंडा हो जाता है ना तो ये एक जेली जैसा सब्सटेंस बन जाता है और इसके ऊपर जो भी आप माइक्रोब्स को रखोगे, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फंजाई हो, वो नीचे नहीं जाएगा और ये सारे न्यूट्रिएंट मीडियम को ग्रो करके आपको यहां पर कुछ दिनों बाद इनकी कॉलोनीज दिखाई देगी। सो ये लैबोरेटरी में काफी इंपॉर्टेंट है अगार, ठीक है। साथ साथ जो है ये आइसक्रीम और जेलीज में भी
इसके प्रिपरेशन में यूज किया जाता है. सो अगार अगार इज वेरी इंपॉर्टेंट कमर्शियल प्रोडक्ट. वी ऑब्टेन इट फ्रॉम रेड एल्गी, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया. इसके साथ जो है वो क्लोरेला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एल्गा है, यूनिसेलुलर एल्गा है, रिच इन प्रोटीन, और ये यूज किया जाता है एज अ फूड सप्लीमेंट, क्योंकि स्पेस क्राफ्ट में लोग जाते हैं, बहुत सारा फूड लेकर नहीं जा सकते, सो फूड सप्लीमेंट्स लेकर जाते हैं, तो वहां पर जो है वो क्लोरेला एल्गी टैबलेट्स के फॉर्म में अवेलेबल हैं, वो लेकर जाते हैं. तो ये रिच इन प्रोटीन है, सारी प्रोटीन की जो बॉडी की जरूरत होती है वो इससे हमारी पूरी फुलफिल हो सकती है. अब हम यहां पर स्टार्ट करेंगे, जो है हमारा समरी जो है वो यहां पर कंप्लीट होता है दोनों चैप्टर्स का, जो कि जिसके ऊपर आज का हमारा ये नीट पीवाईक्यू बेस्ड है. सो यहां पर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि पिछले नीट के एग्जामिनेशन में आए हुए हैं. राइट, ओके. सो मैं यहां पर क्वेश्चन स्टडी करूंगा और आपको थोड़ा टाइम दूंगा इसको जो है वो एनालाइज करने का क्वेश्चन को, ताकि आप इसके करेक्ट आंसर दे सकें और आप यहां पर चैट बॉक्स में वो करेक्ट आंसर डाल सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस सेशन विद सम क्वेश्चंस. Which among the following is not a prokaryote? इनमें से जो है वो प्रोकैरियोट नहीं है ना? कौन सा प्रोकैरियोट नहीं है? सैक्रोमाइसीस, माइकोबैक्टीरियम, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया. So I am giving you some time, है ना? आपको मैं थोड़ा वक्त देता हूं, आप इसको क्वेश्चन को फिर से पढ़िए और करेक्ट आंसर जो है वो आप यहां पर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं. ओके, सो आई एम यहां पे मैं फिर अब डिस्कस कर रहा हूं. सो प्रोकैरियोट्स में हमारे कौन कौन आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं, राइट, और जो हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी वो भी आते हैं, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी. ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें तो हमारे पास क्या क्या है? नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया. ये जो है हमारे BGA के एग्जाम्पल्स हैं. सो माइकोबैक्टीरियम ये हमारा बैक्टीरिया ही है, और जो हमारा नॉस्टॉक है और ऑसिलेटोरिया है ये दोनों हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी में आते हैं. तो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा प्रोकैरियोट्स नहीं है, राइट? सो बैक्टीरिया और जो है नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, ये तीनों जो हैं वो प्रोकैरियोट्स है. जबकि ओके, आंसर्स आर कमिंग. ए, यस, सैक्रोमाइसीस जो है वो क्या है? सैक्रोमाइसीस को हम कॉमनली जो है वो ईस्ट कहते हैं, है ना? खमीर, ईस्ट, इसको फूड प्रिपरेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है ना, फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए. सो ये सैक्रोमाइसीस है. सैक्रोमाइसीस किस क्लास को बिलोंग करता है? फंजाई के किस क्लास को बिलोंग करता है? एस्कोमाइसिटीज, है ना? एस्कोमाइसिटीज ज्यादातर फिलामेंटस फंजाई होते हैं, लेकिन सैक्रोमाइसीस में जो है वो फिलामेंटस फंजाई नहीं है, ये एक यूनिसेलुलर फंजाई है, और इनमें बडिंग भी हमें देखने को ऐसे मिलती है और बडिंग की चेन बन जाती है, राइट? ओके, सो ये हमारा है ईस्ट. तो इसका करेक्ट आंसर जो है ईस्ट, जो कि ये फंजाई है, ये प्रोकैरियोट नहीं है, राइट? सो करेक्ट आंसर इज सैक्रोमाइसीस. अब इसका एक्सप्लेनेशन भी है यहां पर. सैक्रोमाइसीस दैट इज ईस्ट इज एन यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर फंगस. ये एक यूकैरियोटिक सेल है. पहले तो फंजाई यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर फंगस है. और प्रोकैरियोट्स इंक्लूड्स द बैक्टीरिया. जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं? बैक्टीरिया, जिसमें कि माइकोबैक्टीरियम आता है, साइनोबैक्टीरिया जो कि नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया है, माइकोप्लाज्मा भी आता है, और आर्की बैक्टीरिया भी आता है, एंशिएंट बैक्टीरिया जिसको हम आर्की बैक्टीरिया भी कहते हैं, और कुछ माइकोप्लाज्मा भी आते हैं. ये सारे जो है ना वो प्रोकैरियोटिक हैं. सिर्फ सैक्रोमाइसीस, इन चारों ऑप्शंस में जो सैक्रोमाइसीस है वो यूकैरियोट है और वो फंजाई को बिलोंग करता है. सॉरी.
इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आफ्टर कैरियोगैमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजेनसली, है ना? सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है न्यूरोस्पोरा, सेकेंड ऑप्शन है अल्टरनेरिया, थर्ड है गैरिकस एंड डी इज सैक्रोमाइसीस। सो अगेन मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूं। कैरियोगैमी फॉलोड बाय मियोसिस। कैरियोगैमी का मतलब होता है प्लाज्मोगैमी। मैं आपको शुरुआत से बताता हूं। किसी ने पूछा है मीनिंग ऑफ कैरियोगैमी। सो जब दो गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं तो सबसे पहले क्या फ्यूज होता है इनका? साइटोप्लाज्म। इनकी वॉल की मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाती है और वो होता है साइटोप्लाज्म, इनका मिल जाता है आपस में। न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं हुआ है, दोनों का न्यूक्लियस यहां पर है। तो जब साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी, राइट? उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। अब उसके बाद क्या होता है? दोनों न्यूक्लियस नजदीक आते हैं और वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं कैरियोगैमी, राइट? प्लाज्मोगैमी साइटोप्लाज्म के फ्यूजन को बोलते हैं और कैरियोगैमी न्यूक्लियस के फ्यूजन बोलते हैं। अब न्यूक्लियस क्वेश्चन में है आफ्टर कैरियोगैमी फॉलोड बाय मियोसिस, यानी कि इसके बाद क्या हो रहा है? मियोसिस प्रोसेस हो रही है, रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन में क्या होता है कि जो है डिप्लॉयड से हैप्लॉयड स्पोर्स या हैप्लॉयड सेल्स बनते हैं। सो यहां पर स्पोर्स प्रोड्यूस एक्सोजेनसली। सो आई एम गिविंग यू सम टाइम, कम अप विद द आंसर्स। ऑप्शंस आर ए न्यूरोस्पोरा, बी अल्टरनेरिया, सी अगैरिकस एंड डी सैकरोमाइसिस। So Yogesh and Prabhjot Singh, they are saying A, right? Okay. ठीक है. Let us, some more people comes with the answer. Okay. So, exogenously produced. I opt this agaricus. क्योंकि न्यूरोस्पोरा कैसा है? किस क्लास को बिलोंग करता है? एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज, सैक्रोमाइसिस, एस्कोमाइसिटीज। और एस्कोमाइसिटीज में जो होते हैं स्पोर्स जो होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं? वो एस्कस में प्रोड्यूस होते हैं। मैंने बताया था, दे प्रोड्यूस इन दी एस्कस, राइट? एस्कस। तो ये तो क्लोज्ड होता है, लेकिन जो बेसिडिया जो प्रोड्यूस होता है बेसिडियोमाइसिटीज में, यानी कि अगैरिकस में, उसमें जो है वो एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होता है, राइट? तो यहां अल्टरनेरिया में भी जो है, ये भी आपका एस्कोमाइसिटीज है, इनमें भी जो है वो एंडोजेनसली ही प्रोड्यूस होता है। सो अगर मैं करेक्ट आंसर देखूं तो हमारा आंसर आता है सी अगैरिकस। और अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इन अगैरिकस, ध्यान दीजिएगा, इन अगैरिकस मेंबर्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज, ये हमारा किसको बिलोंग करता है? बेसिडियोमाइसिटीज, राइट? बेसिडियम कॉमनली प्रोड्यूसेस 4 माइक्रोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजेनसली। बहुत ध्यान से इसको पढ़िए, एक्सोजेनसली, एंडोजेनसली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अगैरिकस इज मीनिंग मशरूम्स कॉमनली, यस। न्यूरोस्पोरा ये जो है एस्कोमाइसिटीज है, एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग करता है। ये एस्कोस्पोर्स जो है वो बनाता है और ये एंडोजिनसली यानी कि इनसाइड फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। अल्टरनेरिया ड्यूट्रोमाइसिटीज है, कोई भी सेक्सुअल स्पोर्स इसमें नहीं पाए जाते। सैक्रोमाइसीज जो है वो एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग करता है और इनमें भी एस्कोस्पोर्स में एंडोजिनसली ही प्रोड्यूस होता है। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो अगैरिकस है। सो कंफ्यूज मत होइए, अभी भी टाइम है। आप इनके एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पढ़िए। एग्जामिनेशन में हर क्लास में, चाहे वो एल्गी हो चाहे फंजाई हो, आप क्लास पढ़ रहे हो तो उसके एग्जाम्पल्स जरूर पढ़ो,
उनके एग्जाम्पल्स को जरूर याद करो, क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं एग्जाम्पल्स के ऊपर बेस्ड करके पूछ लिया जाएगा। अगर आपको वो एग्जाम्पल्स याद नहीं रहेगा कि ये किस क्लास को बिलोंग करता है, आपको सब कुछ याद रहेगा लेकिन आपको ये नहीं पता रहेगा कि ये जो एगेरिकस है ना, बेसिडियोमाइसीटीज को बिलोंग करता है, आप वहां पर आंसर को करेक्टली जो है वो जज नहीं कर पाएंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कि सारे, चाहे एल्गी हो, फंजाई या किसी भी चीज को आप कहीं पे पढ़ रहे हैं, अगर उसके एग्जाम्पल्स हैं, उसके एग्जाम्पल्स को जरूर याद करिए, राइट? जैसे ये क्वेश्चन टोटली एग्जाम्पल के ऊपर बेस्ड था, है ना? अगर आपको एग्जाम्पल याद रहता है कि यस बेसिडियोमाइसीटीज में तो जो है एक्सोजेनस प्रोड्यूस होता है, जो स्पोर्स है, जबकि न्यूरोस्पोरा और जो हमारा सैक्रोमाइसीज है ये एस्कोमाइसीटीज को बिलोंग करता है, इसमें एंडोजिनसली प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान देने वाली बस बात है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन? ओशियन में चीफ प्रोड्यूसर्स कौन है ना? ये क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस हैं, ए डाइनोफ्लैजिलेट्स, बी डायटम्स, सी साइनोबैक्टीरिया, डी यूग्लिनॉइड्स। मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूं, इसको ध्यान से पढ़िए एंड देन उसके आंसर को ऑप्ट करिए। यस, सम ऑफ द आंसर्स आर कमिंग। ओके, एग्जाम्पल्स कैसे याद करें? जब भी आप कोई चीज पढ़िए, अपनी एक रफ नोटबुक अपने पास जरूर रखिए। उस रफ नोटबुक में आप अपने क्रक्स को लिखिए। जैसे आज आपने फंजाई को पढ़ा, तो फंजाई की जो है वो 4 क्लासेस लिख ली, है ना? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज। इनके एग्जाम्पल्स को सामने रख के पढ़िए, लिखिए, लिख कर याद करिए। मैंने अपनी पढ़ाई ऐसे की थी और लिखने से जो चीज याद रहती है वो कभी भूलती नहीं। सो ट्राई दिस। आप अपने एक छोटी सी नोटबुक बनाइए, पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं कि एग्जामिनेशन में ये पूछे जा सकते हैं और पिछले एग्जामिनेशन में पूछे भी गए हैं, उनको लिखिए। तो लिखा हुआ चीज जो होता है ना, वो जरूर याद रहता है। ट्राई दिस। एनीवे, देयर आर सो मेनी पीपल केम विद द आंसर। यस, ओके, डाइनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स, साइनोबैक्टीरिया एंड यूग्लिनॉइड्स। चीफ प्रोड्यूसर्स कौन हैं? सो मैं कहूंगा क्राइसोफाइट्स हैं। मैं तो इनमें से कुछ नहीं कहूंगा, मैं बोलूंगा क्राइसोफाइट्स जो हैं वो हमारे चीफ प्रोड्यूसर्स हैं। अब जो है हमारे इसमें कौन से आते हैं जो क्राइसोफाइट्स हैं? वो हैं डायटम्स। तो मैं भी आ ही गया इन ऑप्शंस पे। यस, डायटम्स इज द करेक्ट आंसर, राइट? जो कि बिलोंग करता है किसको? क्राइसोफाइट्स को, राइट? डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये जो है ये अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो गोनेलेक्स, जो कि रेड टाइड कॉज करता है ना? रेड टाइड इनका कलर होता है, ये कभी येलो कलर के होते हैं, कभी है ना रेड कलर के होते हैं। ये रेड एल्गी से कंफ्यूज नहीं करना है आपको, ये रेड कलर की भी होते हैं और रेड टाइड कॉज करते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स, गोनेलेक्स इसका एग्जांपल है और ये कई बार हानिकारक भी होते हैं बहुत सारे सी एनिमल्स के लिए। ओके, साइनोबैक्टीरिया, ये तो प्रोकैरियोट्स है ना? सो ये फूड तो बनाते हैं लेकिन इतना फूड नहीं बनाते। यस, रेड टाइड्स। यूग्लिनॉइड्स, ये प्रोटिस्टा का है और ये जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है। लेकिन जो डायटम्स होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है इंक्लूड करता है डायटम्स और गोल्डन एल्गी, है ना? हमारा गोल्डन एल्गी जिसको हम डेस्मिड्स बोलते हैं, ये दोनों जो है वो क्राइसोफाइट्स में आते हैं एंड दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। जो फ्रेश वाटर होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं और मरीन एनवायरनमेंट में भी पाए जाते हैं। दोनों फ्रेश हो या मरीन हो, दोनों एनवायरनमेंट में हमें ये देखने को मिलते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, है ना? माइक्रोस्कोपिक होते हैं, दिखते नहीं है ऐसे, और ये फ्लोट करते हैं वाटर में।
और ये डायटोमेशियस अर्थ भी बनाते हैं, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आया हुआ है। तो डायटम्स आपको याद करना है, इन सारे पॉइंट्स के लिए फेमस है। डायटोमेशियस अर्थ के लिए फेमस है, राइट। क्राइसोफाइट्स को बिलोंग करता है इसलिए फेमस है। क्राइसोफाइट्स में क्या दो चीजें प्रेजेंट है, वो डाइटम्स और डेस्मिड्स हैं, है ना। ये चीफ प्रोड्यूसर है बहुत ज्यादा, क्योंकि ओशन में बहुत ज्यादा फूड बनता है, क्योंकि उसमें एल्गी हैं, है ना, डाइटम्स हैं, डायनोफ्लैजेलेट्स हैं, यूग्लिनॉइड्स हैं, और हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी भी, ये सभी फूड बनाते हैं, लेकिन डाइटम्स इज अ चीफ प्रोड्यूसर। सो करेक्ट आंसर इज बी, डाइटम्स। अब हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। डाइटम्स आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ फाइटोप्लैंक्टन इन द ओशन। ओशियन के ऊपर सरफेस पे जो प्लांट बॉडी मूव कर रही होती है उनको हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। तो डाइटम्स जो है वो है फ्लोट कर रहे होते हैं सरफेस पे, इसलिए इनको हम फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। यस, वेरी गुड। सुकमन ने लिखा है कि सर डाइटम्स अर्थ बिलियंस ईयर्स, है ना, में बनता है। करेक्ट, बहुत ईयर लग जाते हैं डाइटोमेशियस अर्थ बनने में, क्योंकि ये जो इनका जो सेल वॉल होती है सिलिका फ्रस्ट्यूल से बनी होती है, वो डिपॉजिट होती रहती है और वो एक दिन डाइटोमेशियस अर्थ में कन्वर्ट हो जाती है। बहरहाल हम अभी इसके एक्सप्लेनेशन की बात कर लें। दे हैव अ पिगमेंट क्लोरोफिल विच हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। इनके पास पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो पिगमेंट है क्लोरोफिल। Since they are the primary producers of the aquatic chain and marine ecosystem depends on them, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जो है वो प्रोड्यूस करते हैं फूड मटेरियल एक्वेटिक चेन में। एक्वेटिक चेन में यानी कि जो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट है या मरीन वाटर एनवायरनमेंट है, वहां पर ये जो प्रेजेंट है, ये सबसे ज्यादा फूड मटेरियल प्रेजेंट बनाते हैं, और ये पूरे इकोसिस्टम को जो चलाने के लिए बहुत ही उपयोगी है ना। पूरा इकोसिस्टम के लिए जो है एक फूड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हमें चाहिए इकोसिस्टम के लिए। सो यहां पर जो है वो डाइटम्स हैं, और इसी वजह से इनको बोलते हैं चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। एक एक पॉइंट एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब ध्यान से एनसीईआरटी पढ़िए, आपको एक एक पॉइंट से आंसर। यहां आप देखेंगे ना कि जितने भी क्वेश्चंस यहां पर हम सॉल्व कर रहे हैं जो कि एनसीईआरटी नीट के आए हुए हैं, ये सभी एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं, ठीक है। सो एनसीईआरटी पे ज्यादा ध्यान देना है। सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन्स इन। सीलिएट्स जो हैं, पहली बात बताइए कि सीलिएट्स होते किसमें हैं। सीलिएट्स जो हैं वो आपके किस क्लास को बिलोंग करते हैं, प्रोटोजोआ, है ना। सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन। तो सीलिएट्स एक तरह का प्रोटोजोन है जो कि बाकी प्रोटोजोन से डिफर करता है, राइट। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं। यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, हैविंग कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर, यूजिंग सीडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे, एंड हैविंग टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो मैं थोड़ा टाइम देता हूं, आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर आप यहां पर ऑप्ट करिए। सीलिएट्स, कोई सीलिएट्स याद आ रहा है आपको? एनी सीलिएट्स जो अभी तक आपने पढ़ा है, मुझे कोई चैट बॉक्स में उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताए जिसको हम सीलिएट्स कहते हैं। आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। एनी सीलिएट्स, इसीलिए मैंने कहा एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज से ही जाकर तुरंत एनसीईआरटी खोलिए, फिर से दोबारा पढ़िए, जितने भी क्लासेस हैं, जितने भी क्लासिफिकेशन हैं, उन सब में देखिएगा, सब में लास्ट में एग्जाम्पल्स जरूर दिया है, पढ़िए उन एग्जाम्पल्स को। सीलिएट्स, कोई तो बताएगा सीलिएट्स का एग्जाम्पल। चलिए मैं बताता हूं। पैरामीशियम, कार्तिक कुमार, वेरी गुड, वेरी गुड। आप ये देखिए, पैरामीशियम ऐसा होता है जिसका शेप स्लिपर जैसा होता है, इस वजह से हम इसको स्लिपर एनिमिक्यूल भी कहते हैं। यस,
ये है हमारा पैरामीशियम, सीलिया है इसके ऊपर, पूरे सरफेस पे कवर है और इसका लोकोमोटरी ऑर्गन है, राइट। अब जो है सूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे, तो सूडोपोडिया तो नहीं पाया जाता, वो तो एमीबॉइड में पाया जाता है ना। Ciliates differ from all other protozoans in using pseudopodia for capturing prey? No, इसको प्रे को कैप्चर करने की जरूरत ही नहीं है, इसके पास गलेट है, एक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं गलेट। और ये जो सीलिया होता है ना, ये जो है वो मूव कराता है, वाटर करंट में इसकी सीलिया काफी तेजी से मूव करते हैं एंड ये जो है इसके अंदर आ जाता है, फूड जो है वो इसके अंदर आ जाता है, राइट। सो इसको सूडोपोडिया की जरूरत नहीं है। हैविंग कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सभी जो है वो प्रोटोजोन में पाया जाता है, तो ये भी डिफरेंशिएट करने का कोई रीजन नहीं है। यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, यहां तो सीलिया है, कुछ में तो फ्लैजिला भी नहीं होते, कुछ में सीलिया भी नहीं होते, जैसे कि अमीबा के केस में होता है, यानी कि अमीबॉइड क्लास में देखा जाए तो, राइट। अब यहां पर आते हैं हम इसके बारे में, हैविंग टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। सो पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस हमें देखने को मिलते हैं, एक न्यूक्लियस बड़ा होता है जिसको हम मैक्रोन्यूक्लियस बोलते हैं, और एक हमारा न्यूक्लियस जो होता है वो छोटा होता है जिसको हम माइक्रोन्यूक्लियस बोलते हैं। ये फीचर जो है वो सिर्फ इसी सीलिएट्स में पाया जाता है, मतलब सीलिएट्स में ही देखने को मिलता है। ये ना स्पोरोजोन्स में मिलता है, स्पोरोजोन्स यानी कि प्लाज्मोडियम वाला जो है हमारा प्रोटोजोआ, उसमें भी देखने को नहीं मिलता। जो है हमारा फ्लैजिलेट्स यानी कि ट्रेपैनोसोमा वाला है ना, उसमें भी देखने को नहीं मिलता। और फिर उसके बाद है अमीबॉइड, अमीबा वाला, उसमें तो कोई फ्लैजिला और सीलिया होते नहीं, उसमें भी सिंगल न्यूक्लियस ही होता है। सिर्फ सीलिएट्स में जो है वो एक ऐसा फीचर है जो कि और किसी प्रोटोजोन में नहीं देखने को मिलता, वो है टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस। ओके, सो हमारा करेक्ट आंसर है हैविंग टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और अब हम इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। Ciliates differ from other protozoan in having two types of nuclei. Ciliates जो होते हैं वो बाकी प्रोटोजोन से इस बेसिस पे डिफर करते हैं क्योंकि इनके पास जो है टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई है, दो तरह के न्यूक्लियस है, राइट। एक जो न्यूक्लियस जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है जिसको हम मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, और एक न्यूक्लियस जो होता है वो हमारा थोड़ा छोटा होता है साइज में, उसको हम माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। सॉरी, इस दो तरह के न्यूक्लियस को जो प्रेजेंट होते हैं ना, इसलिए हम इसको न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म भी कहते हैं। अब यहीं पर एक और क्वेश्चन बन सकता है, इनमें से किस प्रोटोजोन में हमें न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है ना। चार ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, ट्रिपेनोसोमा एंड अमीबा। तो करेक्ट आंसर क्या है, पैरामीशियम। सो क्वेश्चन देखिए, बहुत एग्जांपल्स के ऊपर आपको 50% क्वेश्चन एग्जांपल बेस्ड मिलेंगे नीट में, अगर आप पुराने क्वेश्चंस को उठाकर देखिए तो। दोबारा पूरे एनसीईआरटी में जितने भी एग्जांपल्स जिस चीज से रिलेटेड हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, उनको मेमोराइज करिए, है ना। ठीक है, example, paramecium has a macronucleus which controls the metabolic activities as well as growth, and micronucleus that take part in reproduction. तो बड़ा वाला जो न्यूक्लियस है मैक्रोन्यूक्लियस, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड ग्रोथ को कंट्रोल करता है, जबकि छोटा न्यूक्लियस जो है वो रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, यानी कि डिवीजन के टाइम में जो है वो सेल के डिवाइड के टाइम में जो है वो यहां पर माइक्रोन्यूक्लियस जो है वो करता है। और पैरामीशियन के केस में सेक्स डक्शन भी देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। बहरहाल ये आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट बिकॉज यहां पर रिप्रोडक्शन की बात की गई है इसलिए मैंने बताया कि माइक्रोन्यूक्लियस जो होता है वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी जिक्र आता है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, अब मैं मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद पेनिसिलियम। अगर आज की क्लास किसी ने बहुत ध्यान से अटेंड की होगी तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बता सकता है। मैंने पेनिसिलियम का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया था और बताया भी था, राइट। सो ऑप्शंस हैं आपके जेम्यूल्स, बड्स, C zoospores and D conidia. I'm giving you some time. Read the question and come up with the answer. तो आप यहां पे आंसर इसको फिर चैट बॉक्स में मुझे बताइए। ओके, सुकमन ने बताया डी। ओके, ये आपके नीट 2022 का ही क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन। ओके, रुपिंदर कौर डी, प्रभुजीत सिंह आई थिंक सी, zoospores। ओके, ठीक है। जेम्यूल्स, कोई बताएगा मुझे जेम्यूल्स जो है वो रिप्रोडक्शन किसमें हमें देखने को मिलता है? ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है किसमें? अच्छा, बहुत सारे लोगों ने डी, कार्तिक ने भी बोला है डी, नेहा ने भी बोला है डी। कोई मुझे बताएगा चैट बॉक्स में कि जेम्यूल्स जो है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हमें किस में देखने को मिलता है? तब मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी अच्छे से हो रही है। कई बार ऑप्शन से भी जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप ऑप्शन देख के ही समझ जा रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी तैयारी काफी अच्छी है। करेक्ट वाला तो आप बता दे रहे हैं, लेकिन इनकरेक्ट वाला इनकरेक्ट क्यों है ये भी सोचिए। जेम्यूल्स, जेम्यूल्स चलिए मैं बताता हूं। जेम्यूल्स जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है स्पॉन्ज। कार्तिक कुमार, वेरी गुड वेरी गुड। स्पॉन्ज, स्पॉन्जेस में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है थ्रू जेम्यूल्स। ओके, बर्ड्स, बर्ड्स हमें हाइड्रा के केस में भी देखने को मिलता है एंड एनीवन एल्स, बर्ड्स हमें और भी जगह देखने को मिलते हैं। चलिए मैं बताता हूं, हमें ईस्ट बी में भी बडिंग प्रोसेस, यस कार्तिक कुमार ने बताया ईस्ट, यस। तो हमें ये जो है वो पेनिसिलियम में हमें देखने को नहीं मिलता है, राइट। हाइड्रा, ईस्ट एंड जूस्पोर्स, जूस्पोर्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, राइट। तो ये मोटाइल स्ट्रक्चर है ना, क्योंकि इसके ऊपर जो है ये क्या लगा हुआ है, फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर ऐसा लगा हुआ है। फ्लैजिला कहां पे प्रेजेंट होता है? फ्लैजिला कहां पे प्रेजेंट होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म में या ऐसे स्पोर्स में प्रेजेंट होता है जो कि वाटर में रहते हो, तभी तो वो मूव करेंगे। एयर के लिए मूव करने के लिए उनको कोई फ्लैजिला की जरूरत नहीं होती है। फ्लैजिला एंड सीलिया उन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, जो वाटर में रहते हैं। सो जूस्पोर्स तो नहीं हो सकता, राइट। हमने तीनों को डिस्कार्ड कर दिया और रीजन भी बता दिया क्यों। अब आते हैं पेनिसिलियम पे। सो पेनिसिलियम में मैंने ड्रॉ किया था ये वाला स्ट्रक्चर, अगर किसी को याद हो तो। ऐसा स्ट्रक्चर कुछ याद किया था मैंने, ड्रॉ किया था। ये मैंने बताया था ऐसे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो कि कोनिडियोफोर्स कहलाते हैं, और इसके ऊपर हमें ऐसे कोनिडिया ग्रो करते हैं। अगर आप अपनी बुक को खोलेंगे तो आपको एनसीईआरटी में ये स्ट्रक्चर देखने को मिल भी जाएगा। डायग्राम्स पे भी ध्यान दीजिएगा, कई बार डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देते हैं। टेक्स्ट में वो चीज नहीं मिलेगी, डायग्राम में मार्क किया होगा और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाएगा। एक एक चीज पर ध्यान दीजिए। यस, इन फंजाई, है ना। सो पेनिसिलियम हमारा एक फंजाई है जिसमें कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कोनिडिया से होता है। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर देखते हैं। कोनिडिया, मैं गलत भी हो सकता हूं तो आंसर मुझे देखना है। डी, कोनिडिया इज द करेक्ट आंसर। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? द एस्कोमाइसिटीज आर कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। ठीक है, क्यों इसको सैक फंजाई कहते हैं? क्योंकि अगर आप इसके फ्रूटिंग बॉडी को देखें तो इस तरीके से सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? एस्कोस्पोर्स, राइट। इसके अंदर हमें ऐसे एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट हमें दिखाई देते हैं।
दे आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, ज्यादातर ये मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसा कि पेनिसिलियम, और रेयरली यूनिसेलुलर, जैसा कि ईस्ट हमारा सैक्रोमाइसिस, वो भी एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग करता है, लेकिन ये सिंगल सेल का बना हुआ है। ओके, asexual spores produced by them are called conidia, and they are produced exogenously on the special mycelium known as or named as conidiophores. So conidia जो होते हैं वो स्पेशल conidiophore like stalk like structure होता है, जिसके ऊपर इस तरीके से कोनिडिया की चेन आप देख सकते हैं, राइट? सो ये आपका एक्सोजेनस है ना, बॉडी के बाहर डेवलप हो रहा है, तो हम बोलेंगे ये एक्सोजेनस है। और इसका जो सेक्सुअल स्पोर्स है, ये देखिए कवर होता है, तो ये क्या है? ये है एंडोजेनस। सेक्सुअल स्पोर्स जो है वो एंडोजेनस ओरिजिन का है, लेकिन जो एसेक्सुअल स्पोर्स है वो एक्सोजेनस ओरिजिन है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना और इसको याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन हर बार आते हैं। चलिए, सो कोनिडिया जर्मिनेट करके फिर से माइसीलियम बना लेता है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि पेनिसिलियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सो सॉरी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कोनिडिया के थ्रू होता है। Yes, it reproduce very fast, mostly in moist condition. ये कोनिडिया जो होता है एक्सोजेनस है, बहुत तेजी से बाहर स्प्रेड होगा, जहां पे भी गिरेगा प्रॉपर कंडीशन मिलेगी, ये नया माइसीलियम बना लेगा, तो ये बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, राइट? Which of the following is the correct statement? अब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है, राइट? तो पढ़ते हैं, हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है, स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर द किंगडम मोनेरा। स्लाइम मोल्ड्स जो है, क्या वो मोनेरा किंगडम को बिलोंग करता है? चलिए, फर्स्ट ऑप्शन है बी, माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम्स एंड सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा के पास जो है वो डीएनए है, राइबोसोम है और सेल वॉल है। ठीक है भाई। Cyanobacteria are a group of autotrophic organism classified under the kingdom Monera. Cyanobacteria को हम autotrophic organism के अंदर रखते हैं और ये हमारा किंगडम मोनेरा में आता है। ओके, देन नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया जो है वो एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। आई एम गिविंग यू टाइम, कम अप विद द आंसर। चैट बॉक्स में आप ऑप्ट करिए कि कौन सा जो है आंसर है, राइट? सो कार्तिक ने लिखा डी, कार्तिक ने फिर लिखा ऑप्शन सी। ओके, नॉट डी, सॉरी, नो प्रॉब्लम। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा एग्जामिनेशन में, अभी टेस्ट है, अभी ये जस्ट है ना आपका रिवीजन चल रहा है, सो ऐसे रिवीजन खूब करिए और ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को हरी में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बहुत ध्यान से एक एक स्टेटमेंट को पढ़िए और सोचिए कि सही है या गलत। तो इसके लिए आपको पुरानी जो आपकी पढ़ी हुई जो नॉलेज है ना वो काम आएगी। ओके, सुखमन ने कहा है ए, नेहा मोहंता ने कहा है सी, प्रभुजीत ने भी कहा है सी। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर द मोनेरा। नो, दिस इज टोटली रॉन्ग। मोनेरा में हमारे बैक्टीरिया आते हैं एंड साइनोबैक्टीरिया आता है, स्लाइम मोल्ड्स नहीं आते, सिस्टा में आते हैं ये। सो हमारा ये वाला ऑप्शन गलत है। माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम, सेल वॉल। ठीक है भाई, डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, सेल वॉल नहीं होता। मैंने इस चीज को कई बार एम्फेसिस किया है आज की क्लास में कि माइकोप्लाज्मा जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, इसके पास सेल वॉल नहीं है, इसीलिए इसका कोई शेप ही नहीं होता, जिस मर्जी चाहे शेप ले सकता है ना, इसलिए इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। पीपीएलओ ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यहीं पे पीपीएलओ भी लिख सकता थे,
है ना? तीनों चीज याद करिए, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम से याद रहेगा कि जोकर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमेशा अपनी शेप को चेंज कर ले रहा है। जोकर भी ऐसे ही करता है ना, कभी हंसता है कभी रोता है, राइट? सो सेल वॉल इसके पास नहीं प्रेजेंट है, और यहां कह रहे हैं कि सेल वॉल प्रेजेंट है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। चलिए, साइनोबैक्टीरिया आर अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये फूड बनाने का काम करता है फोटोसिंथेसिस से, क्लासिफाइड अंडर द किंगडम मोनेरा। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए, नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया, ये सभी एग्जाम्पल हैं साइनोबैक्टीरिया के, राइट? सो हमारा ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए फोर्थ की भी बात कर लें। बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है सभी हेटेरोट्रॉफिक हैं? नो। यू बैक्टीरिया जो है वो दो तरीके के होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक, है ना? तो हमारा जो साइनोबैक्टीरिया ये भी तो बैक्टीरिया के अंदर ही आता है, तो ये तो फूड बना सकता है, ये तो ऑटोट्रॉफिक है। सो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। सो आपको पता चल गया करेक्ट स्टेटमेंट, राइट? रीजन के साथ आपको पढ़ाई करनी है। क्वेश्चंस को पढ़िए, रीजन के साथ सॉल्व करिए। आप एक क्वेश्चन के उसके रीजन को समझेंगे, आप बहुत सारी आपकी नॉलेज भी एनहांस होगी, प्लस बहुत सारे क्वेश्चंस में वो चीज पूछा जा सकता है जो कि यहां नहीं पूछा है। इसलिए क्वेश्चन को डिटेल में स्टडी करिए, एक एक स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट को भी ध्यान से पढ़िए। रॉन्ग स्टेटमेंट को कट करेंगे जब आप, तो तभी करेंगे जब आपकी उसकी नॉलेज पूरी होगी, राइट? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये साइनोबैक्टीरिया आर अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ये सही ऑप्शन था। इसका एक्सप्लेनेशन भी यहां पर दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन वही है जो मैंने यहां पर सॉल्व किया है। साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी आर द मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा व्हिच शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, है ना? मोनेरा के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, तो चूंकि वो फोटो ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। हेटेरोसिस्ट आर प्रेजेंट इन सम फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर आपको ये चीज प्रेजेंट दिया नहीं हुआ है, लेकिन नॉस्टॉक का एनसीईआरटी में डायग्राम ऐसे बना हुआ है, आज जाकर एनसीईआरटी खोल के देखिएगा आप लोग, राइट? तो आपको यहां पर कुछ एक ऐसी सेल मिलेगी और वो थोड़ी अलग हो जाती है सेल, राइट? बीच बीच में चेन में ऐसी सेल्स आपको मिलेंगी। ये वाली सेल जो होती है वो कहलाती है हेटेरोसिस्ट। ये जो हेटेरोसिस्ट है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट? सो हेटेरोसिस्ट आर प्रेजेंट इन सम फॉर्म्स फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन, दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होता है हेटेरोसिस्ट में, ठीक है? सो ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following statement is correct? Organism that depend on living plant are called saprophytes. Organism जो living plant के ऊपर depend करते हैं, living plant के ऊपर depend करते हैं, वो saprophytes कहलाते हैं. Some of the organism can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called sheath cell. ठीक है? C option है, the fusion of two cells is called karyogamy. And fusion of protoplasm between two motile or non-motile gamete is called plasmogamy, right? तो ये चारों ऑप्शन आपके पास हैं. Come up with the answers. Okay, you all are coming up with the answers. Kartik Kumar, D. Neha Mohanta, D. Good. Okay. Okay, let us solve this. इसको सॉल्व करते हैं. ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स. नहीं भाई, लिविंग प्लांट के ऊपर अगर कोई ऑर्गेनिज्म रहकर उससे फूड ले रहा है तब तो वो पैरासाइट है, वो सैप्रोफाइट नहीं है. सैप्रोफाइट्स तो वो होते हैं जो डेड डिकेइंग मैटर से अपना फूड ले रहे होते हैं, राइट? सो हमने इसको डिस्कार्ड किया, ये सेंटेंस सही नहीं है. Some of the organism can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called sheath cells. No, कुछ organism में
कुछ सेल स्पेशलाइज्ड हो जाती है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती है। क्या है वो? हेटेरोसिस्ट, नॉट द शीट सेल। अभी पिछले क्लास जो क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे थे वहां पे भी ये आया था, राइट? सो ये भी हमारा डिस्कार्ड हो गया। द फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगेमी। सेल की बात की गई है और किसी ने मुझसे कैरियोगेमी इस सेशन में पूछा था और मैंने बताया था कि जब दो सेल, चाहे वो मोटाइल हो या नॉन मोटाइल हो, राइट, जब वो फ्यूज करते हैं, राइट, जब ये फ्यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले फ्यूजन में न्यूक्लियस तो यहां प्रेजेंट है, फ्यूजन में क्या फ्यूज हो रहा है इनका? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म दोनों का मिक्स हो जा रहा है, दोनों गैमेट्स का, है ना? तो सेल जब फ्यूज होते हैं तो कैरियोगेमी तुरंत नहीं हो जाती भाई, पहले साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगेमी। सो दिस इज इनकरेक्ट। Fusion of protoplasm between two motile or this should be or non-motile gamete is it called plasmogamy. This is correct statement. The fusion of protoplasm between two motile or non-motile gamete is called plasmogamy. और इसके बाद जो है हमारा एक्सप्लेनेशन को भी हम जल्दी से कवर अप कर लेते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट, जिसको हमने आज यहां पर देखा नॉस्टॉक और एनाबीना के केस में ये पाया जाता है। करेक्ट? Okay, most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from the dead substances and they are called सैप्रोफाइट्स। फंजाई जो है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेता है और उसको क्या कहते हैं हम? सैप्रोफाइट्स। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स आर कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। जब हम प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन करते हैं, राइट, सॉरी, फ्यूजन होता है, नहीं करते नहीं है, ये जब फ्यूज होते हैं, गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं, तो इनका सबसे पहले क्या चीज फ्यूज करता है? इनका सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करता है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगेमी। अच्छा, जब पूरा दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज करके एक सिंगल सेल बन जाता है, राइट, तो इनके दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब बाद में ये दोनों न्यूक्लियस भी फ्यूज कर जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कैरियोगेमी। ठीक है? कैरियोगेमी और कैरियोकाइनेसिस ये दो टर्म हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। कैरियोगेमी फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस, कैरियोगेमी न्यूक्लियस में जब मियोसिस डिवीजन होता है, राइट? सो ये दो टर्म है, कैरियोगेमी एंड कैरियोकाइनेसिस, दोनों जो है। ओके, सो नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट विरियोइड्स? विरियोइड्स पढ़ा होगा आपने, हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये क्वेश्चन है। एंड दे हैव डीएनए विद प्रोटीन कोड, दे हैव डीएनए विदाउट प्रोटीन कोड, दे हैव आरएनए विद प्रोटीन कोड, दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड। सो कम अप विद द आंसर। सो दे हैव डीएनए विद प्रोटीन कोड, प्रोटीन कोड के साथ डीएनए होता है? नहीं भाई। दे हैव फ्री डीएनए विदाउट प्रोटीन कोड, बिना प्रोटीन कोड के डीएनए पॉसिबल ही नहीं है। एंड दे हैव आरएनए विद प्रोटीन कोड, राइट, ये भी नहीं है। दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, यस। सो हमारा दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, आरएनए के ऊपर कोई प्रोटीन कोड नहीं होती है, वो होता है विरियोइड्स। और कई बार सिर्फ प्रोटीन कोड वायरस का जो होता है वो इन्फेक्शियस कॉज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रियॉन्स। ओके, सो आज पढ़ना है ये बहुत ध्यान से। विरियोइड्स हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड और ये जो है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज भी कॉज करता है वायरस, वायरॉइड्स के थ्रू। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन हम कवर अप करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? Yeast have filamentous bodies with a long thread-like hyphae. Morels and truffles are edible and delicacies. Claviceps is a source of many alkaloids and LSD, lysergic acid diethylamine. Conidia are produced exogenously and ascospores endogenously. Statement is incorrect. आज ही के डिस्कशन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जो हमने पढ़ा है। Yeast have filamentous body with long thread-like hyphae. बताइए, हाइफी क्या होता है? फंजाई में ना
जो उसकी बॉडी होती है, इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें, और ये जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती है वो हाइफी कहलाती है। मैं इसके आंसर को डिस्कस करता हूं। ईस्ट है फिलामेंटस बॉडी। भाई ईस्ट की बॉडी फिलामेंटस नहीं होती है, वो सिंगल सेल की होती है, राइट। ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। मॉरल्स एंड टफल्स आर एडिबल डेलिकेसीज। यस, ये भी आया था आज मैं जब समरी बता रहा था, तो यहां पर बताया था मॉरल्स एंड टफल्स जो होते हैं वो एडिबल जो फॉर्म है। क्लाविसेप्स इज अ सोर्स ऑफ मेनी एल्कोलॉइड। क्लाविसेप्स परप्यूरिया ये एक फंजाई है जो कि एक एल्कोलॉइड्स प्रोड्यूस करता है, जो इसका नाम है लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलेमीन। ओके, ये हेलुसिनोजन कॉज करता है। Conidia are produced exogenously and ascospores are endogenously. Correct, absolutely correct statement. ये सारे स्टेटमेंट तीनों सही हैं, सिर्फ ये वाला गलत है। अगर आपको ईस्ट का स्ट्रक्चर याद हो तो ईस्ट जो है वो फिलामेंटस नहीं, सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा करेक्ट है क्वेश्चन और इसका एक्सप्लेनेशन। ईस्ट इज अ नॉन माइसीलियम यूनिसेल्युलर एस्कोमाइसिटीज फंगस। इट लैक फिलामेंटस स्ट्रक्चर और हाइफी। ओके, आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। मैं ये होप करता हूं कि आज के सेशन से आपको काफी फायदा हुआ होगा, राइट। अपने स्टडी को थोड़ा सा गियर अप करने की जरूरत है, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, एग्जाम्पल्स पे काफी फोकस करना है, राइट। डायग्राम पे भी, कई बार डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन होता है लेकिन उसका डिस्कशन जो है वो टेक्स्ट में नहीं होता है। डायग्राम को भी ध्यान से देखिए और समझिए। ओके, सेशंस को अटेंड करिए, ये आपके लिए जरूर फायदेमंद होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।